नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। हमारे खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका बहुत स्वागत है। सीधी बात में फिलहाल की राजनीति पर प्रदेश की बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समस्त भारतीय पार्टी के अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी। सुदेश जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। सारी बातें होंगी आज आपसे और जैसा कि मैंने बताया फिलहाल की राजनीति पे हमें बातचीत करनी है। चलिए पार्टी आपके का दरबार में एजेंडा क्या हाजिर हैं हम। है पार्टी का एजेंडा क्या है और सबसे बड़ी चर्चा आजकल अगर किसी बात पे हो रही है तो जी, वो है किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेताओं का जाना, तीसरी से चौथी में जाना, चौथी से पहली में आना, दूसरी से तीसरी में जाना जी, और इस तरीके से तांता लगा हुआ है एक दूसरी पार्टियों में जाने के लिए नेताओं का। जी। क्या कहते हैं आप? देखिए कि ये तो बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा राजनीति जो है प्रदेश की राजनीति के अंदर, देश की राजनीति के अंदर हो रहा है। ये अभी से नहीं हो रहा है, ये बहुत पुराने समय से ये नीतियाँ चल रही हैं कि जिसका जो स्वार्थ एक जगह पूरा नहीं होता है या अपना भविष्य वहाँ पर नहीं देखता है, तो बदल लेता है। यहाँ पर कोई भी आदमी विचारधारा की राजनीति नहीं कर रहा है। विचारधारा के शायद लोग ही वो शायद ख़त्म ही होते चले गए हैं। स्वार्थ की राजनीति ने शायद कब्जा कर लिया है। भ्रष्टाचार की राजनीति ने आज राजनीतिक तंत्र के ऊपर कब्जा कर लिया है। अपराधी लोगों ने तब कब्जा कर लिया है और इसी वजह से जहाँ पर स्वार्थ पूरे होते हैं वहाँ पर लोग चले जाते हैं। एक दिन और एक वक्त उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। महेंद्रगढ़ में अमित शाह पहुंचे थे। जी, 40-45 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। जी, भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, उसकी पार्टी में कहीं से कितने कैसे भी नेता आते हैं। जी, उससे थोड़ी देर पहले आपका स्टेटमेंट आता है कि हम किसी और पार्टी से किसी नेता को शामिल नहीं करेंगे। जी। कहने वाले ये कहते हैं कि नेता आएंगे, शख्सियत आएगी तो उससे पार्टी को मजबूती मिलती है। जी। आप उस बात से इत्तेफाक क्यों नहीं रखते? देखिए कि समस्त भारतीय पार्टी का जन्म जो हुआ वो एक वैचारिक रूप से जन्म हुआ। इस तंत्र को जो मौजूदा तंत्र जो आपने बताया है, इस तंत्र को चुनौती देने के लिए ही समस्त भारतीय पार्टी का जन्म हुआ है। और इसके अंदर यहाँ पर विचार की हम बात करते हैं कि जो एक सिद्धांत से काम करना चाहते हैं, विचार से काम करना चाहते हैं, अगर वो कर ही नहीं रहे हैं तो फिर समस्त भारतीय पार्टी को हमें उसको वजूद में लाने की ज़रूरत क्या है? फिर तो वो हो ही रहा है। हम भी किसी और पार्टी में चले जाते और जाकर यही दल बदलू की राजनीति करते। आपको नहीं लगता है कि अगर दूसरी पार्टी से आपकी पार्टी में कोई नेता आता है तो वो आपकी विचारधारा को एक्सेप्ट करेगा? कहने वाले तो कहते हैं, आज ही बयान आया है नहीं, भारतीय जनता पार्टी आप के एक इस चीज़ नेता को का। देखिए ना, आप इस चीज़ को देखिए कि लोकसभा के चुनाव हुए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज़ कहा कि भी हमें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। जो भी जिताऊ है वो किसी भी पार्टी से किसी भी विचारधारा का है, हम उसको ले लेंगे और हम जो है सरकार बनाएंगे। खिचड़ी वाली सरकार, इस तरीके से हम आपने आंकड़ा पार कर लिया, बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, चलो अच्छी बात है। लेकिन आपके अंदर विचारिक लोग, ये जो अंदर आपके जो क्लैश चलेगा उस क्लैश को आप कैसे हैंडल करेंगे? और वो तो राजस्थान, वही पॉलिसी को आप हरियाणा के अंदर लाना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर कि भी जो भी कोई जिताऊ कैंडिडेट है, किसी भी विचारधारा का है, किसी सिर्फ एक ही मापदंड है उसका कि वो जीतना चाहिए। लेकिन जीतने से क्या जनता का भला होगा? हमें यहाँ पर क्या सोचना है कि पार्टी का भला तो हो जाएगा, पार्टी में जो आ रहा है उसका भी भला हो जाएगा, लेकिन क्या इससे जनता का भला होगा? ये एक सोचनीय विषय है। जनता का कोई भला नहीं होगा और इसीलिए समस्त भारतीय पार्टी जनता के लिए काम करना चाहती है, जनता के खुशहाली पैदा करने के लिए काम करना चाहती है। इसलिए हम इस नीति को नहीं अपनाना चाहते। सुदेश जी, कुछ विचारक कहते हैं कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में कैसे भी आपको टॉप तक जाना होता है। हो सकता है थोड़े समय तक आपको समझौता करना पड़े, उसके बाद जाके सिस्टम को आप पॉलिश कर दें। आप इसमें बिलीव नहीं करते हैं, आपका रास्ता बिल्कुल सीधा होगा, जो आप जिस विचारधारा को लेके चल रहे हैं उसे कहीं कोई समझौता नहीं होगा। देखिए कि ये मुझे बहुत बार समझाया जाता है, बहुत से लोग समझाते हैं कि जी आप ये सिस्टम से या जो आपकी सोच है उससे समझौता कर लीजिए, आप सत्ता में बैठ जाइए, उसके बाद आप जो मर्जी कर लेना। तो कहीं ना कहीं तिगड़मबाजी लगा के बदलाव ला सकते हैं। आप सत्ता में बैठ सकते हैं। मेरा यहाँ पे सोच ये बनती है कि कभी मुझे ये बता दीजिए कि गलत फाउंडेशन के ऊपर क्या सही बिल्डिंग बन सकती है? गलत फाउंडेशन के ऊपर कभी भी, अगर नींव गलत है, उसके ऊपर सही बिल्डिंग कभी नहीं बनेगी, उसके ऊपर टेढ़ी ही बिल्डिंग बनेगी। क्योंकि जो कार्यकर्ता आपको उपेक्षा करते हैं वही कार्यकर्ता फिर आपको चलाएंगे।
अगर आप उसको बदलने की कोशिश करेंगे वो आपको फिर सत्ता से बाहर निकालेंगे। तो इसलिए कभी भी यहाँ पर नींव जो है, समस्त भारतीय पार्टी एक सही नींव रखना चाहती है, एक वैचारिक नींव रखना चाहती है और उसी नींव के ऊपर सही इमारत को खड़ा करना चाहती है। अगर ये शॉर्टकट लेकर हम इमारत को खड़ा नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक चाणक्य जी का राजनीतिक कोट है, शाम दाम दंड भेद। जी हाँ। ये मतलब कि कोई भी राजनीतिक आदमी जो होगा ना, उसको पहली शिक्षा ये दी जाती है कि भी आप कुछ भी करके शाम दाम दंड भेद की नीति अप्लाई करके आप सत्ता में बैठ जाइए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जब लिखा था चाणक्य जी ने, तब राजशाही थी, राजतंत्र था, दो राजाओं के बीच की लड़ाई थी। उसके अंदर आपने कैसे सत्ता को पाना है, उसके लिए ये लिखा गया था, ना कि लोकतंत्र के लिए। यहाँ तो जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता द्वारा सरकार। फिर जनता में फूट क्यों डालते हो भाई? जनता में डर क्यों पैदा करते हो? जनता के लिए पैसा क्यों बांटते हो? इसका मतलब है कि ये जो स्वार्थी लोग हैं, ये इस नीति को अपनाकर अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। इस लोकतंत्र में भी ये सोचते हैं कि सत्ता हमें हथियानी है। और राजतंत्र में क्या होता था? राजतंत्र में यही होता था कि राजा पहले अपने महल बनाता था, अपने काम करता था, अपने हाथी घोड़े बनाता था, फिर उसके बाद जनता को कोई थोड़ा बहुत लाभ हो जाता था, हो जाता था। आज अगर हम उसी नीति पे काम करेंगे तो इसीलिए जनता का फ़ायदा कुछ नहीं होता। आप परसुएशन, आप अपनी विचारधारा से जनता के लिए काम करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और उसी के ऊपर ये होना चाहिए। ये नीति लोकतंत्र के अंदर मैं नहीं मानता हूँ कि इस नीति का हमें मतलब कि एप्लीकेशन जो है इस नीति की हमें आज के लोकतंत्र के अंदर करनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, आपकी नीति बहुत पारदर्शी है, हमने समझा। लेकिन जहाँ तक आपकी पार्टी का सवाल है, आपने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी तरीके से उन पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं या उनके साथ मर्ज हो रहे हैं, उनके लिए कोई इक्वेशन बना रहे हैं। ऐसे में उनके जाने से आपकी विरोधी पार्टियां जो हैं वो आपको मजबूत होती लग रही हैं, आप उनको खारिज करते हैं, वो किसी काम के नहीं है? नहीं, देखिए कि इसमें क्या है कि समस्त भारतीय पार्टी को ऐसे नेता मजबूत नहीं करेंगे। समस्त भारतीय पार्टी को मैं मजबूत विरोधी के तौर पे जानना चाहता हूं। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि देखिए समस्त भारतीय पार्टी किसके साथ संवाद कर रही है? हम संवाद कर रहे हैं जनता के साथ, जनता के लिए संवाद कर रहे हैं। अगर जनता हमारी बात को समझती है, हम ताकतवर हैं। और जनता को बात हमारी समझाना, उनके बीच में पक्ष रखना, ये हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को हम करते चले जा रहे हैं। देखिए कि दूसरी पार्टियां जो हैं वहाँ पर स्वार्थ पूरे होते हैं। मेरा जो मानना ये है कि जनता के लिए मापदंड क्या है, पार्टियों के लिए मापदंड क्या है कि क्या हमारी व्यवस्थाएं जिसको हम रोज झेलते हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं चल रही। आप कोई भी सिस्टम अप्लाई कर लीजिए, अगर वो चल रही हैं तो वो सिस्टम सही, अगर वो नहीं चल रही हैं इसका मतलब सिस्टम के अंदर गलती हुई है और हमें सिस्टम को सुधारना होगा। आज हम अगर व्यवस्थाओं को देखें, कोई तो व्यवस्था हो जो ठीक हो, वो एक भी व्यवस्था ठीक नहीं है, चाहे वो बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, यातायात के साधन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य केंद्र है, कोई भी हो, कानून व्यवस्था है, कोई भी ले लीजिए। अगर जब व्यवस्था ठीक नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं तंत्र के अंदर आप गड़बड़ है। व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, इसी से मैं जोड़ के आगे बढ़ूंगा। हमने दल बदल पे बात की। प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने सब कुछ दिया है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, लगातार घोषणाएं हो रही हैं, किसी वर्ग का कोई हिस्सा किसी भी बात से, किसी अधिकार से वंचित ना रह जाए, उसके लिए लास्ट टाइम तक वो एफर्ट लगा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये व्यवस्था ठीक करने के लिए है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि नंबर 1 हरियाणा है? देखिए, नंबर 1 हरियाणा की बात करते हैं, ये गांव में जाकर देखिए, शहरों में देखिए, आपको अगर नंबर 1 हरियाणा दिखे तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को समर्थन दूंगा। लेकिन आप गुड़गांव के अंदर हैं, गुड़गांव के अंदर आप हालात तो देखिए, सड़कों के हालात देखिए, कचरा के हालात देखिए, सिविक एम्यूनिटीज़ के हालात देखिए, ओल्ड गुड़गांव में जाकर हालात देखिए, गांव के अंदर हालात देखिए, बिजली की तारें देख लीजिए, आप स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए, शिक्षा प्रणाली देख लीजिए। कौन से हालात की बात करें कि यहाँ पे हम सब काम कर रहे हैं? रोज आयोगों का गठन हो रहा है, तरह तरह के आयोग नहीं, बन रहे और हैं। साथ में दूसरी एक और बात है, मान लिया आपने 10 साल तक शासन दिया और 10 साल के बाद आपका शासन जनता जो है वो देख रही है कि वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं,
और 10 साल के बाद तो वैसे भी आपको अपने आप से ही कह देना चाहिए भी मेरा बहुत हो गया, मैंने 10 साल में जो करना था कर दिया, अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। और मैं तो इस प्रवृत्ति का आदमी हूँ, इस ये सोच रखता हूँ जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 2 टर्म से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, मतलब कि 8 साल, उनका तो टर्म भी 4 साल और 4 साल। उसके बाद बिल क्लिंटन जी 44 साल की उम्र में बने और 48 साल की जाके 52 साल की उम्र में रिटायर हो गए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन भारत के अंदर यहाँ पे कैप्टन यादव जी हैं जो 6 बार एमएलए बन चुके हैं, फिर कहते हैं हम 7वीं बार भी बनूंगा। भाई जो आप 30 साल में कुछ नहीं कर सके तो आप 35 साल में क्या करोगे भाई, छोड़ दीजिए इसे छोड़ दीजिए। उम्मीद खत्म होती दिख रही है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे मैं तो ये चाहूंगा कि ये लोग अपने आप नहीं छोड़ेंगे, इन लोगों को कानूनन रूप से 2 टर्म से ज्यादा किसी को अलाउ ही नहीं करना चाहिए, ना वो 2 टर्म से ज्यादा एमएलए बन अच्छा, सके। एक रिफॉर्म की बात चूंकि आप कर रहे हैं, एक और रिफॉर्म के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। अभी आजकल में कभी भी आचार संहिता लग सकती है प्रदेश में, ऐसे में उसकी थोड़े वक्त पहले तक लगातार घोषणाएं हो रही हैं, इसमें भी किसी रिफॉर्म की ज़रूरत है क्या निर्वाचन आयोग की तरफ से? देखिए कि सरकार, पहली बात तो है कि निर्वाचन आयोग तो जो भी कानून बनाए सो बनाए, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि जनता को ही समझ लेना चाहिए कि अगर इस समय पे लास्ट मिनट पे घोषणाएं हो रही हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कि जनता के पैसे से वोट खरीदने की सरकार कोशिश कर रही है। ये राजनीतिक लोग मतलब कि फ्रॉम द जो जनता का पैसा है, जो कोष है, उस पैसे से आप कोशिश कर रहे हैं कि हम वोट खरीद लें, तो इसको नकार देना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि जनता को इसके बारे में सोच लेना चाहिए कि ये काम हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। जब आपके पास पूरे 5 साल बने हुए हैं, आपने घोषणा करके उनको लागू क्यों नहीं किया, आप आखिर में क्यों कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ये जनता के लिए एक सबक होना चाहिए कि जो सौदा हो रहा है, ये सौदा हो रहा है और उसके ऊपर जनता को कड़ी नज़र रखनी चाहिए। आपने श्वेत पत्र की मांग की है? जी, हमने मांग की है, क्योंकि इसलिए मांग की है क्योंकि जब 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार, हुड्डा सरकार आई, तब इसके ऊपर 23,000 करोड़ का कर्जा था सरकार के ऊपर। अब वो जाकर 90,000 करोड़ हो रहा है। इसका मतलब ये 67,000 करोड़ जी जो कर्जा हुआ है वो इन्हीं के कार्यकाल में तो हुआ। तो अगर इनके कार्यकाल में 67,000 करोड़ का कर्जा बढ़ा है, तो इनको ये श्वेत पत्र अपनी नॉलेज के लिए और जनता के लिए, दोनों के लिए जारी करना चाहिए, जिससे कि ये बताएं कि ये 67,000 करोड़ रुपया किस चीज़ पे लगा। ये विकास कार्यों पे लगा। तो आप बताइए कि जी हमने इन सड़क निर्माण के ऊपर 5,000 करोड़ खर्चा किया, हमने अस्पताल पे इतना खर्चा किया, हमने इसके ऊपर इतना खर्चा किया। क्या आपने ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया या कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, या सैलरीज देने के लिए ही आपने कर्जा लेना शुरू कर दिया। तो ये आपको श्वेत पत्र इनको जारी करना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपका शासनकाल 10 साल कैसा चला। ऐसे में जब चर्चा हो रही है कि घोषणाएं हवाई हैं, प्रैक्टिकल नहीं हैं, और आप जो कर्जे का बढ़ता हुआ हिसाब बता रहे हैं, इसमें तालमेल दिखता है। जी, वो जो कर्जा दिख रहा है, वो जो फासला है और हवाई घोषणाओं के बीच से एक नई बात निकलती है कि उन घोषणाओं पे कुछ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि सरकार नहीं, खुद कर्ज में घोषणा पे डूबी तो कुछ होगा ही नहीं और कर्जा बढ़ेगा। अगर होगा भी तो कर्जा और बढ़ेगा। इसका मतलब कि हर नागरिक के ऊपर बोझ पड़ेगा। ब्याज का कहाँ से आएगा। इसका मतलब 2 चीज़ें होंगी इससे। एक तो ये चीज़ कि आपका कर्जा और बढ़ता चला जाएगा। मान लिया कि कांग्रेस सरकार गलती से दोबारा आ भी जाती है, तो वैसे तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलती से अगर आ भी जाती है तो उनके लिए खुद ही अपने आप में पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। नहीं तो दूसरी सरकार अगर बदलती है, तो इसका मतलब वो ऐसा तंत्र छोड़ के चले जाएंगे कि दूसरी सरकार 5 साल तक उसको झेलने में ही लगी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस तो ये कर देती, कांग्रेस तो ये कर देती, आप नहीं कर पा रहे हो। तो इस चीज अच्छा, इस कंडीशन में आपकी पार्टी की सरकार आती है, देन आप क्या करेंगे? आप कोसेंगे या कोई नया तरीका? नहीं, मेरा नया तरीका बिल्कुल साफ है। अगर समस्त भारतीय पार्टी, जनता समस्त भारतीय पार्टी की सरकार बनाती है, हम सबसे पहले हम ये स्थिति तय करेंगे कि हमें प्रदेश की जो स्थिति है वो किस हालात में मिली, हम उसका श्वेत पत्र जारी करेंगे। जिससे कि भाई हमें 90,000 करोड़ का कर्जा मिला, सड़कों के ये हालात थे, अस्पतालों के ये हालात थे, स्कूलों के ये हालात थे, हम उसका पूरा जायजा लेके जनता के सामने रखेंगे कि भाई हमें सरकार इस हालात में हरियाणा मिला है। और उसके बाद 5 साल के बाद या हर साल हम बताएंगे कि हमने इस हालात को कैसे सुधारा है, कैसे हमने आगे बढ़े हैं। और जब 5 साल के बाद अगर सरकार जब चुनाव दोबारा आएंगे,
फिर हम ब्यौरा देंगे कि देखिए ऐसे मिली थी हमें सरकार, इस समय हरियाणा की स्थिति ये है, हमने ये काम किया, फैसला जनता का। इतना फासला पाट दिया है इतना फैसला हमने पाट दिया है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। ये बहुत सी चीज़ें हम पहली दफ़ा कर रहे हैं। जैसे हमने मंत्रिमंडल को घोषणा करने की बात की है कि हम चुनाव से पहले मंत्रिमंडल की घोषणा करेंगे, मंत्रिमंडल पूरा जनता के सामने रखेंगे, जिससे कि जनता को ये पता हो कि वो कौन सी सरकार चुनने जा रही है। ये नहीं है कि बाद में अयोग्य सरकार मिल जाए, भ्रष्टाचारियों की सरकार मिल जाए, अपराधी लोगों की सरकार मिल जाए, ये पहले जनता को पता होगा। हम बहुत सी नई चीज़ें करने जा रहे हैं। सीएम साहब की बात हो गई, पीएम साहब की बात कर लेते हैं। जी हरियाणा में होंगे, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार हरियाणा पहुंच रहे हैं। जी 4 लेन का शिलान्यास किया जाएगा, 100 किलोमीटर से ज़्यादा फासला कवर करेगा वो 4 लेन। यहाँ से आप प्रधानमंत्री को हरियाणा के संदर्भ में किस भूमिका में देखते हैं? उनके इस दौरे को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए कि आज भाजपा के साथ हरियाणा के अंदर कोई लीडर नहीं है, और लीडर की ना होने की वजह से ये मुख्यमंत्री भी घोषित नहीं करेंगे। उन्होंने कह भी दिया कि हम मुख्यमंत्री घोषित नहीं करेंगे। इसका मतलब कोई क्लियर लीडर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और वो कहते हैं कि हम मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि कोई क्लियर लीडर नहीं है, वहाँ पे 4-5 लोग हैं जो अपने अपने समर्थकों से अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर नहीं, दावेदारी पेश कर रहे हैं, पर लीडर तो नहीं है ना। वो तो सिर्फ अपना मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर एक लीडर हो तो बताएं तो सही। जैसे भाजपा के पास प्राइम मिनिस्टर के लिए एक क्लियर लीडर उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये क्लियर लीडर है, आप हरियाणा में आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते हैं? बताइए कि चाहे जितने भी लीडर हैं उनमें आइडेंटिफाई करके बता दीजिए कि ये हमारा लीडर होगा, जिसके नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री होगा, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा कोई है ही नहीं, कर ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, कहते नहीं हम मोदी के उसमें करेंगे, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी के शायद अभी भी आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। मैं मोदी जी के समय की बात करता हूँ। इस देश के अंदर 29 राज्य हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 36 हो गए। एक राज्य के हिस्से प्रधानमंत्री का कितना समय आया? 3%, 3%। और 3% में भी बड़े राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, क्योंकि यूपी है उसमें 6% चाहिए, क्योंकि यूपी तो 4 गुना बड़ा हरियाणा से 3 है। से भी कम ही आता है। 1% आएगा। 1% का समय जो है शायद 0.5% ही आए। इतना समय मोदी जी का हरियाणा के हिस्से आता है। अब हरियाणा की सरकार अगर मोदी जी पे चलेगी तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, वैसे भी ये बात बहुत व्यवहारिक नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है उनके सेंटर पास। चलाने के लिए। विदेश नीति है, डिफेंस है, बहुत कुछ है उनके पास करने के लिए। लेकिन आप यहाँ पे भाजपा जो है उन्होंने ऐसा कुनबा तैयार कर लिया है कि उनको अपना मैनेजमेंट करना उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। हालांकि ये अलग पार्टी से सवाल कर रहा हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी में अपने नेतृत्व का संकट देख रहे हैं, आपका मानना है इसका फायदा समस्त भारतीय पार्टी को मिलेगा? देखिए कि समस्त भारतीय पार्टी दूसरों के नुकसान से अपना फायदा नहीं देखती है। राजनीति में तो ऐसा होता है ना, होता है, लेकिन समस्त भारतीय पार्टी अपनी लाइन लंबी खींचने में विश्वास करती है, और इसीलिए हम राजनीति को नई दिशा दे रहे हैं, जिसने हमें कैच करना है। हम जनता के साथ हमारा संवाद है, हम जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं, जनता उसको स्वीकारेगी। अगर हमारी बात सही है जनता स्वीकारेगी, अगर दूसरों की बात सही है उसे स्वीकारेगी। हम अपनी बात करते हैं और किसी के नुकसान या फायदे से हम बात नहीं करते। एक और सवाल मैं आपसे करूंगा, विचारधारा को लेकर इतना बोल्ड क्यों है? जब भी आप चर्चा में आते हैं सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की बात आती है, कहीं भी समझौता या डिप्लोमेटिक स्टैंड हम नहीं देखते हैं। अभी एक ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने, चौधरी बीरेन सिंह साहब हैं, बड़े नेता हैं, वो बीजेपी में हैं, कांग्रेस से निकाल दिए गए हैं, बीजेपी में हैं नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं किया है। और कहने वाले कहते हैं कि राजनीति में सारे पत्ते नहीं खोलने चाहिए, बट आप बोल्ड हैं अपने विचारधारा को लेके। इससे आपको नहीं लगता है कि समकालीन राजनीति में कुछ दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है? देखिए कि समस्त भारतीय पार्टी एक साफ पारदर्शिता से राजनीति करना चाहती है। समस्त भारतीय पार्टी वो डिप्लोमेटिक की राजनीति करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि वो तो हो ही रही है। वो तो मतलब कि कांग्रेस भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है, वो गठबंधन करते हैं, यही नहीं बताते गठबंधन टूटेगा या नहीं टूटेगा। मतलब कि उसको लटका के हटा, कोई कहेगा कि बड़ा चट्टान की तरह है, कोई कहेगा नहीं ये टूटेगा। तो ये इस किस्म की राजनीति से जनता भी ऊब चुकी है और समस्त भारतीय पार्टी भी ऊब चुकी है। इसी राजनीति को देश बदलना चाहता है। लोग चाहते हैं कि ये राजनीति बदले, लेकिन कोई विकल्प नहीं आता, कोई करने को तैयार नहीं होता है।
अगर समस्त भारतीय पार्टी करने को तैयार हो रही है तो आप सवाल पूछते हो कि आप समझौता क्यों नहीं कर लेते हो। एक्चुअली क्या है कि हम सबके साथ तुलना करके चीज़ों को देखना चाहते हैं कि ये कितना रियल है, नहीं कितना नहीं, देखिए प्रैक्टिकल है जो आप कर रहे हैं अभी। देखिए इसमें जो है आप ये देखिए कि इसमें या तो आप ये कहिए कि जी अग्रवाल साहब ये गलत है। नहीं, ये गलत हमने नहीं कहा। देखिए जब बहुत अगर सही होने लगता है ना, अगर सही है तो इसका समर्थन कीजिए, कहिए कि ये सही राजनीति है, ये होनी चाहिए, और वो अगर होगी तो प्रदेश की जनता का लाभ होगा। सुदेश प्रदेश की जी, जनता सही को खुशहाल हर होगी। कोई समर्थन देता है, हमारा भी समर्थन है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सही होने लगता है फिलहाल के हालात में तो मन में शंका के हालात हो जाते हैं कि भाई कितना सही और कितना मैं इफेक्टिवली ये आपको लागू हो मैं पाएगा। अपनी नेचर बताना चाहता हूँ कि मैंने जीवन भर में कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और ना ही राजनीति में समझौता करूँगा। राजनीति में आगे बढ़ाना वो जनता का काम है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि मैं अपने विचारों को दृढ़ निश्चितता से, साफ सफाई से, पारदर्शिता से, बगैर कोई खेल खेले हुए जनता के बीच में रखूं। और इसीलिए आपको हमारे जितने भी विचार मिलेंगे, हम पारदर्शिता से जनता के बीच में चले जाते हैं, घुमा फिरा कर बात नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसे कार्ड नहीं खेलते हैं, एक तो मंच पे जाकर वीरेंद्र सिंह जी की तरह कि भाई मैं भाजपा में हो गया, बाद में कहते हैं नहीं मैं भाजपा का समर्थन करूंगा, मैंने सदस्यता नहीं ली है। तो इस किस्म का जो खेल है वो समस्त भारतीय पार्टी नहीं खेलती और ना ही खेलेगी। जनता अगर हमें समर्थन करती है, जनता का काम निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करेंगे। पार्टी राजनीति को खेल नहीं मानती है। नहीं, पार्टी राजनीति को एक जिम्मेदारी मानती है कि वो जिम्मेदारी जो है वो जनता सौंपती है कि जाइए आप शासन पर बैठकर हमारे लिए काम कीजिए। लेकिन लोगों ने इसे कर क्या दिया है, इसको जिम्मेदारी नहीं, इसको सत्ता सुख मान लिया है, स्वार्थी मान लिया है, उसको भ्रष्टाचारी कर दिया है, अपने स्वार्थ की बात करने लग गए हैं। इसे बदलना चाहते हैं हम। एक बात और क्लियर कर दीजिए, ऐसे तो फिर आप गठबंधन कर नहीं पाएंगे किसी से। नहीं, गठबंधन तो यही बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं देखता हूं कि मैं गठबंधन करूं किसके साथ, क्योंकि कोई मिलता ही नहीं है मैं उसके साथ गठबंधन करूं। अगर वैचारिक रूप से मेरे साथ मिलता ही नहीं है कोई, तो मैं गठबंधन कर ही नहीं सकता हूं। मैं गठबंधन या समर्थन करने के लिए या किसी के साथ जाने के लिए तैयार हूं जो एक ही विचारधारा के हम लोग हैं, जो इस प्रदेश की या देश की व्यवस्था बदलना चाहते हैं, इस राजनीतिक तंत्र को सही करना चाहते हैं। हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है। नेता एक लॉजिक को जस्टिफाई करते हैं कि कोई ताकत जो कि राष्ट्र के खिलाफ है उसको परास्त करना है तो हाथ मिलाओ। एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी देश के लिए बहुत शुभ नहीं है, इसलिए लालू और नीतीश तक ने हाथ मिला लिया। इस सिद्धांत में यकीन नहीं करते आप? देखिए कि अभी ये प्रूव नहीं हुआ है कि भाजपा जो है वो देश के लिए इतनी बड़ी, ये उनका कहना है। हाँ, ये मेरा अपना अभी कहना ये नहीं प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन नीतीश और लालू ने जो अपने हाथ मिलाया वो अपना राजनीतिक स्वार्थ को बचाने के लिए लगे हुए हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ते तो इतने सालों से, इतने दशकों से वो राजनीति के अंदर हैं, तो तब क्यों उनके साथ मिलकर सरकार नीतीश जी आपने बनाई? इसका मतलब आज उनका अस्तित्व ही अपने खतरे में पड़ गया है। इसलिए वो कहते हैं कि अपने आप को कैसे बचाएं, इसका जो ऑनस्लॉट आने वाला है उससे हम कैसे बचें, इसलिए उन्होंने हाथ मिलाया, ना कि देश हित के लिए उन्होंने हाथ मिलाया। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दीजिएगा आप। जी आज आप सत्ता में नहीं हैं, बहुत पारदर्शिता से आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं। जी, कल को आपके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, आप सीएम होते हैं, आपसे यही सवाल हम पूछेंगे और इसी तरीके से आप चीज़ों का जवाब देंगे। पारदर्शिता बनी रहेगी? पारदर्शिता बिल्कुल बनी रहेगी। और इसको मैं अपना एक उदाहरण आपको दूंगा कि मैं जींद के अंदर 2009 के अंदर भाषण दे रहा था। वहाँ पर 400 या 500 लोग थे। तो किसी पत्रकार ने मुझसे सवाल किया कि जी अग्रवाल साहब, जैसा आपने सवाल किया ना वैसे ही सवाल उन्होंने किया कि अब तो आप हमसे मिलते हो, यहाँ पे भाषण दे रहे हो, जनता से घुल मिल जा रहे हो, कब आप मुख्यमंत्री बन गए तब भी ऐसे ही मिलोगे क्या? ये सवाल था उनका। और सवालों को एक्सेप्ट करोगे क्या? हाँ नहीं, हाँ, तो मैंने उनका सोचा उसके बारे में और मैंने मंच से जवाब दिया, नहीं मिलूंगा। सन्नाटा छा गया वहाँ पे कि ये तो अभी कुछ बना नहीं है। अभी से कह रहा है कि जनता से नहीं मिलूंगा। मैंने कहा अब ये भी सुन लीजिए कि क्यों नहीं मिलूंगा। इसलिए नहीं मिलूंगा क्योंकि फिर मैं बैठ के आपका काम करूंगा, और काम जब करूंगा ये इतना तंत्र खड़ा कर दूंगा जिसको मेरी ज़रूरत होगी
वो मुझसे मिल पाएगा, ऐसा तंत्र मैं बना दूंगा। लेकिन काम का हिसाब मांगना हमारा काम है, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हम तो आपका हिसाब पारदर्शिता से मांगेंगे। मिलेंगे। और मैंने कहा कि 2.5 करोड़ लोगों को अगर मैं हर रोज मिलता रहा, हरियाणा की पॉपुलेशन के एक आदमी के हिस्से 1 सेकंड भी नहीं आएगा और पूरे 5 साल निकल जाएंगे, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। पारदर्शिता के साथ हम सरकार में आएंगे और पारदर्शिता से ही सरकार चलाएंगे। आपको सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखेगा। बिल्कुल, और हम देखने के लिए जोर भी लगाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपने धन्यवाद हमें मनीष। समय दिया। आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। आप बेहतर करें जिस विचारधारा के साथ आप चल रहे हैं, और बेहतर सरकार की ज़रूरत है इस वक्त समाज को। हम भी ऐसा ही चाहते हैं। सवाल आज भी पूछा है, कल भी पूछेंगे। नमस्कार।